सुनील और मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। सुनील को मुझ पर भरोसा था। मैं बांझ थी, मगर मैंने सुनील से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है कि हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और दीपक ने भी मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल बोलकर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी कि तुम ऐसा करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, साथ ही दुख हुआ था। मुझे यही लगा कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी कराई थी। मैं गुस्से से बोली, मम्मी मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। शाम के समय जब सुनील घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है संगीता, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है। उस अंधेरे का क्या करूं? मैं तो उजड़ गई हूँ। सुनील कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास मौजूद हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने सुनील को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। उसने कहा है कि तुम बांझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर सुनील पल भर के लिए उनके चेहरे पर उदासी उभर आई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं संगीता, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। सुनील के तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था, लेकिन एक दिन ये बात मेरी सास को भी पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी कि तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते हो? तब मेरी सास बोली, वह बेचारी तो बांझ है, अब हमें तो अपनी नस्ल बढ़ाना है ना, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये सब बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। जब सुनील घर वापस आया तो मैंने रो रो कर उसे सारी कहानी सुनाई। सुनील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी संगीता के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मुझे बच्चों से ज़्यादा अपनी पत्नी से मोहब्बत है। इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बांझ पत्नी के इस कदर नाज नखरे उठाता हो। जबकि सुनील की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद दिया था कि सुनील का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। रात हुई तो मैंने सोचा कि सुनील को चाय बना कर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी से फ़ोन पर कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं संगीता को तलाक दिलवाकर सुनील की दूसरी शादी जरूर करूंगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मेरे दिल पर बोझ आ गिरा था। मैं चाय बनाई बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया और मैं रोने लगी थी। मम्मी बोली,
संगीता बेटा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता? मम्मी से बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, मम्मी मेरी जिंदगी पहले तो बहुत ही खुशहाल थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर समय मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू में अपनी पसंद की लेकर आऊंगी। तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी, सुनील बहुत ही अच्छा इंसान है। मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ही ना। कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा? एक न एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी जिंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। मम्मी ही कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी। इसलिए तो तुम्हें उसे दिन इस बात का मैंने बोला था कि तुम दीपक की दूसरी शादी खुद अपने हाथों करवा दो। वह अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही कुछ छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली, तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो। वह तुमसे दबकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चे पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बोली, मम्मी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने सोच लिया था कि सुनील की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि यह बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह गुजर रही थी कि मैं खुद अपने ही हाथों अपने पति की शादी करवा रही थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और मुझे सुनील पर विश्वास था कि सुनील का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा, और इसलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे सुनील के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव की चौधरी और सरपंच की एकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक बात की कमी थी और वही थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था, और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम विनोद था। उसने आज तक स्कूल की नहीं देखी थी, जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और फिर मनोज बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वह फिर भी सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन विनोद को तो अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत ही नफरत हो गई थी। विनोद की एक बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी, गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वह मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। मुझे संगीता की जगह राधा कहकर बुलाया करता था। मुझसे कहता कि राधा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और मैं विनोद से कहती कि तुम्हारे लिए तो गांव की सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वह कहता है कि कृष्ण तो सिर्फ राधा के होते हैं, बाकी तो सारी गोपियां हैं। एक बार विनोद मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। विनोद के हरकत से मुझे गुस्सा आता था। मैंने विनोद की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार मनोज की आंखों में आंसू देखे थे, और मनोज की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन विनोद इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के साथ घूमते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और फिर मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जगी थी वह भी खत्म हो गई थी। मम्मी पापा से बात करती तो वह कहते कि कोई बात नहीं, विनोद अभी बचा है,
खुद ही संभल जाएगा। खैरा कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की एप्लीकेशन दी हुई थी। उन्हीं दिनों में एक टीम गांव में आई थी और जमीन वगैरह का परीक्षण कर रही थी। और फिर गांव में एक बहुत ही बड़े से अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी। वहां सब लोग ही पापा के बारे में जानते थे। कुछ दिन बाद वापस चली गई थी, मगर एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था और उसका नाम था सुनील। उसे गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र सुनील पर पड़ी थी। पहले ही नज़र में सुनील मुझे पसंद आ गया था। सुनील की आंखों की चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई हूँ। और फिर अगली बार मैं सुनील से खुद ही मिलने चली गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतजार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने मम्मी के फ़ोन से उससे फ़ोन किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वह कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर विनोद के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, वह तो बहुत ही अजीब इंसान है। मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने सुनील से कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ। हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। सुनील ने हामी भरी थी और वापस आपस से शहर चला गया था और फिर पूरे 1 हफ्ते बाद अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरी दिल चोरी करने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मेरे पापा से बात करने का फैसला लिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं विनोद से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, मैं विनोद की माँ को जवान दे रखी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं विनोद की स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी सुनील के साथ शहर भाग गई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं सुनील को खोना नहीं चाहती थी। सुनील ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब सुनील की माँ को पता चला कि सुनील मुझे घर से भगा लाया है, तो वह कहने लगी, बेटा, तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। सुनील भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने विचारों के मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मेरे और सुनील के बीच खूब लड़ाई करवाने की कोशिश की थी, लेकिन सुनील एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मेरा साथ दिया था। ये भी भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। खैर, नरक तो अब भी बनी हुई है, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ यह सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। खैर, अब मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ में लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर, गरीब, लाचार सी लड़की का रिश्ता लाकर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़े ही गुप्त रूप से मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे चांद का टुकड़ा है।
रिश्ता कराने वाली वो औरत कहने लगी, ये लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसके चाची चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी मैं कभी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूंगी। इसका हुस्न तो देखो, मेरा पति तो इसके इश्क में दीवाना हो जाएगा। वो औरत कहने लगी, बेटा ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। ये बहुत ही सीधी सादी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। पर मेरा दिल नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस सीता नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर ही लिया था। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरे साथ और नंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी नंद बोली, भाई आप एक बांझ लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकते हो? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर सुनील बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं। मैंने आपसे कह दिया है कि संगीता के अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूंगा। संगीता ही मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। जहां सास और नंद की बातों ने मुझे छलनी कर दिया था, वही सुनील की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद सुनील भी मेरे पीछे भी आ गया था। वह बोला, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। मैंने कहा, सुनील तुम दूसरी शादी कर लो। सुनील मेरी बात पर हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। सुनील कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वह चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर मम्मी की पसंद की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोली, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसी हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। सुनील ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वही कमरे में बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो ये सब बस सुनील को खोने के डर की वजह से कर रही थी। खैर कुछ दिन मेरे और दीपक के बीच नाराजगी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। सीता को अपनी सहेली बना लिया था और जिस दिन सीता मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने सुनील के साथ में बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वो पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। ये ख्याल मेरे रूह को छलनी करने के लिए काफ़ी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पर सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजार दी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं सुनील से मुलाकात करना चाहती थी। मगर वह तो दिन के 12 बजे जाने पर भी कमरे से नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन सीता से पूछा तो वह कहने लगी, सुनील तो सो रहे हैं। मैंने उसे घूरकर उसकी तरफ देखा और बोला, तुमने जगाया नहीं? तब सीता रोने लगी थी और बोली, सुनील ने मुझसे कहा है कि उन्होंने यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक ना जताऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूत सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। खैर मैंने सोचा कि सुनील माँ से नाराज होंगे,
खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे। मगर मेरी यह गलतफहमी थी। सुनील की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब से ख्याल सताने लगे थे। इसलिए जब एक दिन सीता किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। सुनील अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी सीता। शब्द थे या हथौड़े जो मेरे सर पर आकर लगे थे। मैं वापस उन्हीं कदमों से लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में सीता ने सुनील को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी थी। तब पता चला कि मेरी तो नंद भी आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सयानी है। मैंने ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। संगीता बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि उसने अपनी पति की शादी जिस लड़की से करवाई है वो मेरी पसंद की लड़की थी। और फिर सुनील भी सीता पर पहले ही नज़र में फिदा हो गया था। ये सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने संगीता को बेवकूफ़ बनाया था। ये सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैंने संगीता को खाने में बच्चा ना होने वाली इतनी गोलियां खिलाई है कि अब वहाँ सच में बांझ बन चुकी है। ये सब शब्द के ही पत्थर जो मेरे शरीर पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई थी ताकि उसको बता सकूं कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुने। उन्होंने मुझ पर कितना जुर्म किया है। जब मैं सुनील की कमरे की तरफ गई तो वह सीता से कह रहा था, मैंने फैसला कर लिया था। जब मैं संगीता को भगाकर लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संगीता के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है, इसलिए मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी जरूर है, मगर अब भी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं वहाँ रहकर आया था, मुझे पता है कि वह लोग कितने खतरनाक है, इसलिए मैं रूपाली को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है। और मेरी जान सीता, तुम भी मुझे पहले ही नज़र में भाग गई हो। जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं ये क्या सुन रही थी? ये वही सुनील था जिसकी वजह से मैंने खुद को दाव पर लगा दिया। मैं दबे कदमों सुनील के कमरे में चली गई थी। वो मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूंगी। मैं बोली, सुनील, अगर छोड़ना ही था मुझे यूं ही छोड़ देते। बांझ बनाना जरूरी था क्या? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सब ने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वह मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाजा खटखटा रहा, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसी रात में सुनील के घर से और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैंने सुनील से अभी तक तलाक नहीं है, क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा? मैंने मम्मी से फ़ोन पर बात कर लिया करती हूँ। वो मुझसे मिलने भी आती है। वो मुझे घर ले जाना चाहती है, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूं। एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देते हुए कहने लगा, मैडम जी, ये लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उसे लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मुझे पहले ख्याल सुनील का आया था, और इस ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफरत मेरे दिल में उमड़ आई। अब तो मुझे सुनील के नाम से ही नफरत हो गई थी। खुद पर हंसी आती थी कि कभी मैंने सुनील को दिलो जान से चाहा था। जी चाहा कि वह लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं, और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, सुनील मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है?
कि वह मुझे कोई गिफ्ट भेजें। वह तो अपनी सीता में खोया हुआ है, और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं सुनील से किसी बात की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने वह लिफाफा उस गार्ड से ले लिया, और अंदर कमरे में बैठकर जब वह लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ थीं जो कभी मुझे विनोद ने दी थी। उन चूड़ियों को देखते ही विनोद का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो ना हो यह चूड़ियाँ मुझे विनोद ने ही भेजी थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी और गार्ड से पूछा, ये चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने चूड़ियाँ दी थी वह कब का जा चुका है, लेकिन साथ ही उसे आदमी ने कहा था कि अगर संगीता मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। ये टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। विनोद, अचानक ही मेरे लब फड़फड़ाए थे। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। लोफा और लापरवाह मनोज का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या मनोज को मैं अब भी याद थी? क्या मनोज अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी, और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने विनोद के बारे में पूछा था, और विनोद के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई तो उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ ने बताया कि तुम जिस दिन सुनील के साथ घर से भाग कर गई थी उस दिन विनोद बहुत रोया था। उसकी चीखों से पूरा गांव अपना दिल थाम कर रह गया था। वह चीख चीख कर बस राधा राधा पुकार रहा था। मुझे याद आया कि विनोद मुझे राधा ही तो पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वह एकदम बदल गया था। उसने अपने बाप की सारी जमीनों को बेचकर स्कूल खुलवाया था। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा किया था जो धीरे धीरे तरक्की करता गया, और अब भगवान की कृपा से विनोद के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना भी उसके पास पैसा है वो गरीबों में दान कर देता है। वो कहता है कि मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगा जब राधा ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है, ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो ये एहसास होता है कि उसकी हालत की जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। विनोद के बारे में ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्द से जल्द विनोद से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल विनोद से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं विनोद से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, संगीता अगर तुम चाहो तो विनोद के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह अब भी तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ विनोद के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार विनोद से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई और सुनील को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी थी। मैं मम्मी के साथ विनोद के घर पहुंच गई थी। उस समय विनोद अपने घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में ही बिठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे काफ़ी देर हो गई, लेकिन विनोद अभी तक नहीं आया था। तब मैं नौकर से पूछकर विनोद के कमरे में चली गई थी। साफ सुथरा कमरा, कहीं से भी विनोद का कमरा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं वही दिल थाम कर बैठ गई थी। सामने ही दीवार पर शीशे लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से राधा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है विनोद मुझे उसी समय से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। विनोद ने जब मुझे पहली बार चूड़ियाँ गिफ्ट की थी और तो मैंने उन्हें पैरों से कुचलकर तोड़ दिया था। विनोद ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखा हुआ था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए थे।
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता ही नहीं चला कि कब विनोद मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। और जब उसने राधा कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वो तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो लापरवाह विनोद कहीं खो गया था। मेरे सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर कह ही नहीं सकते थे कि वह अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक ही विनोद के सीने से जा लगी थी। मैंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। मैं ये भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और विनोद से मेरा कोई संबंध नहीं था। विनोद बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं विनोद के सीने से लगी रही थी। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, विनोद मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, शायद इसलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। बहुत देर बाद विनोद ने मेरे सिर पर हाथ रखा था। उसने कहा, राधा, मैंने तुम्हें कभी कसूरवार नहीं ठहराया था। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। मैं आंसू पोंछती हुई विनोद के सीने से अलग हुई थी। थोड़ी देर बाद विनोद बोला कि राधा, मेरे दिल के दरवाजे अब भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है, चाहे तो झांक कर देख सकते हो। एक पल के लिए विनोद के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी जो आज से 5 साल पहले वाले लापरवाह से विनोद के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, विनोद, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं सुनील की त्यागी हुई पत्नी और एक बांझ औरत हूँ। जिस पर विनोद ने कहा था कि राधा, तुम मेरे लिए अब से वही 5 साल पहले वाली राधा हो जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा और बांझ हो, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि विनोद की जिंदगी में रोशनी भरने की बजाय उसकी जिंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और सुनील ने मुझे जो जख्म दिया था वह अभी ताज़ा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी मर्द पर विश्वास नहीं कर रहा था। मर्द मर्द ही होता है। कहीं ऐसा ना हो विनोद को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे और वह मुझसे नजरें चुरा ले। मैं रोती हुई बाहर भाग गई थी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरी हालत को देखते हुए मुझे माफ कर दिया था। अगले दिन फिर विनोद मेरे पास आया था। उसने उदासी भरे शब्दों में कहा था कि राधा, मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है, कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं ये कांच की चूड़ियां तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो उन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। ये कहकर विनोद वह कांच की चूड़ियां मेरे बैग पर रखकर चला गया था। मैं बहुत देर तक उन कांच की चूड़ियों को देखते रही थी। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका दिया था और अब मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वह कांच की चूड़ियां उठाई और अपने हाथों में पहन ली थी। जब मैं बाहर निकल कर आई तो विनोद मम्मी के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देखकर विनोद के चेहरे का रंग बदल गया था। वह शायद यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े करके लेकर आई हूँ, और जब मैं उसके सामने आकर अपने हाथ सामने किए थे तो वह खुशी से उछल पड़ा था। उसने मम्मी का लिहाज किए बिना मेरे हाथों को चूम लिया था। मम्मी ने खांसकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था तो उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए थे। मैं हंसती हुई अपने कमरे में भाग गई थी। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। उधर मेरे भाइयों और बाप ने सुनील से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। एक हफ्ते में ही मेरा और सुनील का तलाक हो गया था और मेरी शादी विनोद से हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि ये शादी मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है
वो मुझे अब महसूस हो रही थी। इससे पहले तो मैं सुनील के साथ बस कोर्ट मैरिज की थी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं विनोद का इंतजार कर रही थी, तो मेरे दिल में कहीं से कहीं तक सुनील की परछाई नहीं थी। बस विनोद के नाम से ही दिल धड़क रहा था। और जब विनोद कमरे में आया था तो मैं और भी सिमट कर बैठ गई थी। और जब विनोद ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कान के पास अपना मुंह ले जाकर मधोश लहजे में कहा था कि राधा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि राधा सिर्फ कृष्ण की ही है, बाकी तो सब गोपियां है। तो मैं शर्मा कर अपना सर विनोद के सीने में छुपा लिया था। विनोद ने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। विनोद के साथ जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, कभी सोचा नहीं था। विनोद की मोहब्बत के साए में 1 साल गुजर चुका था। मैं विनोद को अपनी और सुनील की सारी कहानी सुनाती थी। विनोद ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी इलाज के बाद मैं मां बन सकती हूँ। और एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात सुनील से हुई थी। लेकिन सुनील के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया था, मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। कहने लगा, संगीता, मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है और वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब शादी के 1 साल बाद भी सीता प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं और सीता ने अपने टेस्ट करवाए, जिसमें सीता की रिपोर्ट नॉर्मल थी। लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब सीता दिन रात मुझे बांझ होने के ताने देती है। सुनीता, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर तुम माफ़ कर सकती हो तो प्लीज़ ज़रूर कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ़ करने से मेरी जिंदगी में आए हुए दुख थोड़े से कम हो जाए। मैंने कसकर विनोद का हाथ पकड़ा और विनोद की तरफ देखते हुए सुनील से कहा था कि सुनील, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई थी। सुनील हारी हुई ज्वारी की तरह मुझे देखता रहा था और मैं विनोद का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहां आगे जिंदगी में मेरे लिए खुशियां ही खुशियां थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।